ठीक है। मैकियावेली के बारे में है ना। तो आपको मैकियावेली समझ में आया? क्या क्या पढ़ा तुमने? मैकियावेली की दो बुक, कौन सी दो बुक है? एक द प्रिंस, जिसको आपसे सामने लेगी। देखो मैकियावेली का जो मेन उद्देश्य था उसके एक तरह से पूरे विचारों का क्या था कि कैसा हमको एक गवर्नमेंट का मॉडल बनाए जिससे राज्य में स्थिरता बनी, ठीक है। क्योंकि उसने देखा था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही थी, राज्य में स्थिरता नहीं थी, छोटे छोटे राज्यों का समूह हुआ करता था। तो एक बड़ा राज्य बनाना चाहता था जो स्टेबल हो और जिसमें शांति व्यवस्था जब विद्यमान रहेगी तो विकास के कार्य होंगे। तो उसने, मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट के दो मॉडल बताए, एक तो आइडियल मॉडल, एक प्रैक्टिकल मॉडल, है ना। तो आइडियल मॉडल के लिए मतलब जहाँ की पब्लिक बहुत सच्चरित्र हो, ईमानदार हो, उसके लिए रिपब्लिक मॉडल बता दिया, ठीक है। और जहाँ की पब्लिक भ्रष्ट हो, लोग अपना कर्तव्यों का पालन ना कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा मॉडल बताया? उनके लिए बताया मोनार्की, राज। अब ज्यादातर आपने देखा है कि ज्यादातर लोग कैसे हैं? भ्रष्ट हैं, ठीक है, ईमानदार बहुत कम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मॉडल सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर क्या होगा? अब इन्होंने इस मॉडल के अंदर तो राजा की कई सारी विशेषताएं बताई। अब मोनार्की में राजशाही में क्या होगा? राजा होगा। अब राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए कि मैंने बताया था एक स्टेटमेंट, शेर की तरह आक्रामक और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए कि जब मौका मिले तो शेर की तरह आक्रामक हो जाए, लेकिन जहां अगर चालाकी से काम निकालना है तो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? राजा दिखावा करने वाला खूब होना चाहिए, खूब दिखावा करे जनता के पीछे, लेकिन एक्चुअल में उसको होना नहीं चाहिए वैसा जैसा दिखावा करता है। जैसे राजा दिखावा करेगा हम बहुत धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक नामात्र नहीं होता, ठीक है। राजा दिखावा करे कि हम जनता की लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वह हमारे राज्य के हित में काम करें। बात समझ आ रही है? और हमने क्या बात कि अब इटली में जब उसका जन्म हुआ था, कहाँ? फ्लोरेंस में। अब फ्लोरेंस में वह काम कर चुका था राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कई सारे राज्यों में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो उसको यह आइडिया था कैसे शासन स्टैब्लिश करना है, कैसे शासन चलाना है। और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ज्यादातर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो रहा था, नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। और इटली कैसा था उस टाइम पे? इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, मतलब यूनिफिकेशन नहीं हुआ इटली का। तो वह चाहता था कि अगर हमको एक मजबूत राज्य बनाना है तो हमको इटली का यूनिफिकेशन करना पड़ेगा। कि बाकी जैसे स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ क्या हुआ था कि राष्ट्र राज्य का निर्माण हो चुका। राष्ट्र राज्य मतलब एक सुप्रीम सत्ता के अंदर पूरे एरिया का एक तरह से यूनिफिकेशन हो जाता है। बात समझ आ रही है? राष्ट्र क्या होता है? पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ा है राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसके अंदर लोग आपस में जुड़ाव की भावना रखते हैं और प्रेम और सहयोग से रहते हैं। जैसे भारत एक राष्ट्र है कि नहीं? राष्ट्र है, ठीक है। जैसे हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह, हमारे महापुरुष। अब इन चीजों के लेके पूरे देश में एक समान सम्मान की भावना है। जैसे आप मान लीजिए केरला में, अब केरला किसी आदमी को नहीं जानता, लेकिन राष्ट्रगान को लेके जितना सम्मान उसके दिल में उतने आप में, हमारे महापुरुषों को लेके जितना सम्मान वो करता है उतना यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ तत्वों को लेके एक समान जुड़ाव की भावना हो जाती है, तो वो लोग कहें वो कौन सा कहलाता है? राष्ट्र। और राज्य क्या है? राज्य के कितने एलिमेंट? स्टेट में तो पढ़ा है, बताओ स्टेट के कितने एलिमेंट्स? फर्स्ट ईयर वालों को पूछूंगा तो बता देंगे। 5 एलिमेंट कौन कौन से? सरकार, जनसंख्या, निश्चित भूभाग
एंड तो 4 5 कैसे हो गए? ये तो 4 ही है, 4 ही होते हैं। ठीक है, ये है राज्य के अंग, एलिमेंट्स, राज्य के तत्व। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? संप्रभुता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया, कोई राष्ट्र ना हो लेकिन राज्य हो, या कि जो राष्ट्र होते हैं एक से अधिक स्टेट्स में फैले हुए होते हैं? आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो कि राष्ट्र क्या है। देखो, अगर ये 4 चीजें हैं आपके पास तो आपने राज्य बना दिया, लेकिन राष्ट्र क्या है? जरूरी नहीं है कि हर स्टेट राष्ट्र होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे? कि जब तक वो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं आएगा, वो सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं आएगा, तब तक राष्ट्र नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता है कि राष्ट्र एक से कई स्टेट में, जैसे मान लो इस्लामिक राष्ट्र की बात करें। अब इस्लामिक राष्ट्र में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं सब आपस में एक सांस्कृतिक जुड़ाव की भावना रखते हैं। बात समझ आ रही है? तो वो कहलाएंगे, अब जैसे वो बड़ा राष्ट्र हो, कई राज्यों में फैला हुआ है, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया, टर्की। अब इनका एक देखो, आपने संगठन भी बना OIC के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। बात समझ आ रही है? तो ये हम बता रहे हैं कि राष्ट्र जो है तो एक से कई अधिक राज्यों में फैला हो सकता है। ठीक है, तो मैकियावेली जब इटली में पैदा हुआ था उस टाइम पे क्या होते, नए नए राष्ट्र राज्य बन रहे थे और सेकुलर स्टेट बन रहे थे। सेकुलर स्टेट क्यों बन रहे थे? क्योंकि मध्यकाल में धर्म का प्रभाव बहुत हो चुका था राज्य में। अब जो नए राज्य चाहते थे धर्म से अलगाव चाहते थे, कि धर्म का प्रभाव ना हो, इसीलिए सेकुलर स्टेट बन रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि राष्ट्र और चर्च के बीच में कैसे संघर्ष चल रहे हैं। इस संघर्ष की वजह से लगातार राज्य कमजोर होते जा रहे थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता जा रहा था, डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, हमारा देश भारत कैसा है? सेकुलर स्टेट। इसका क्या मतलब है? सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? क्या होता है सेकुलरिज्म? बताओ। वेरी गुड। मतलब स्टेट का, राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, सर्वधर्म समभाव वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैकियावेली में कुछ लिखवाया था मैंने आपको, कुछ नोट कराया था, कुछ नोट करना चाहेंगे? रेनेसा बता दिया था मैंने। रेनेसा मीन्स पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण का लिखते रहते हैं, ये आएगा आपके बच्चे अभी क्या है पुनर्जागरण, क्या है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? सर जहाँ पर रूढ़िवादी चीजों को पीछे छोड़कर कला और साहित्य को प्रधानता दी जाती है। वेरी गुड। मतलब जहाँ धार्मिक चीजों को पीछे छोड़कर, रूढ़िवादी चीजों को पीछे छोड़कर कला पे, साहित्य पे, विज्ञान पे ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टडी, फ्री स्टडी, किसी के अंडर में नहीं, है ना, कोई दबाव नहीं, वो होता है रेनेसा, पुनर्जागरण काल। अब वो उसी टाइम पे शुरू हो रहा था इटली का, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अब एक मिनट चलिए आप, मैकियावेली ही पहला विचारक था जिसने, मैंने बताया था आपको कि नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग किया। पहले नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक साथ पढ़ाया जाता था। नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र मतलब जहाँ एक ऐसी आइडियल स्टेट या आइडियल कंडीशन की बात की जाती है जहाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने कहा कि राज्य का निर्माण या राज्य में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें बुरी होती हैं और हमको हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। तो पहली बार उसने राजनीति शास्त्र में यथार्थवाद का प्रयोग किया। यथार्थवाद क्या होता है? कि जैसी कंडीशन है हमारी उस हिसाब से हम आगे डिसीजन लेके आगे बढ़े। ठीक है, जैसे भारत की, हर देश की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। ठीक है,
जैसे शुरुआत में भारत की फॉरेन पॉलिसी बड़ी आइडियल हुआ करती थी, आदर्शवादी, इसी वजह से बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने अपने डिफेंस पे कम खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बॉर्डर एरिया में कम खर्चा किया, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, बहुत बड़ा एरिया चाइना के पास चला गया। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी जरूरतों को समझा और फिर यथार्थवादी पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया कि हमने देखा कि हमारे पड़ोसी तो हमारे दुश्मन बने पड़े हैं, तो हमको जरूरत है मिलिट्री की, हमको जरूरत है बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमने बनाना शुरू कर दिया। आज धीरे धीरे हम एक मजबूत स्थिति में होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यथार्थवाद का मतलब होता है कि जैसी कंडीशन, जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आगे डिसीजन लें। तो पहली बार, अब पहले शुरुआत में राजनीति को बड़ी आइडियल तरीके से जो विचारक होते थे, जो थिंकर्स होते थे, प्रस्तुत करते थे। एक राज्य ऐसा होना चाहिए जहां जनता को कोई समस्या ना हो, राजा बहुत आइडियल होना चाहिए, राजा अपनी जनता के बहुत लॉयल होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने पहली बार बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, यथार्थवादी राजा कैसा होना चाहिए। राजा को शेर की तरह दंड का प्रयोग करना भी आना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाकी से अपनी बात मनवाना भी आना चाहिए। मतलब जनता को कैसे वह घुमा फिरा के साम दाम दंड सब लगा के अपने बस में रखे और राज्य में स्थिरता बनाए रखे। ठीक है, तो लिखिए राजनीति शास्त्र का नीति शास्त्र से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम दी एथिक्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, इसे लिखिए मैकियावेली ने अपने युग में, मैकियावेली ने अपने युग में अपने देश की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए यह अनुभव किया कि अपने देश की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए यह अनुभव किया कि सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम, यह रिपब्लिक वाली, ठीक है, देश सिद्धांत के लेवल पर बोल रहा है। सिद्धांततः गणतांत्रिक शासन प्रणाली कैसी है, सर्वोत्तम है, परंतु उसकी सफलता के लिए सच्चे सच्चरित्र और देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है। परंतु उसकी सफलता के लिए सच्चे सच्चरित्र और देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है, तभी रिपब्लिक सिस्टम सफल हो पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप में या अमेरिका में डेमोक्रेसी बहुत सफल है। नॉर्डिक कंट्रीज में, बाल्टिक कंट्रीज में, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यहाँ बड़ी सफल है डेमोक्रेसी। लेकिन आप देखिए साउथ एशिया में, जैसे साउथ एशिया जैसे कौन से देश, पाकिस्तान, श्रीलंका और कौन से देश, ये जो 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इनमें डेमोक्रेसी उतनी सफल, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाई। वजह क्या है, किसी भी देश में कौन सा मॉडल चलेगा वो डिपेंड करता है वहाँ के लोगों पर कि वहाँ के लोग कैसे। अब हमारे अफगानिस्तान में देखो, अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि हम अमेरिकन मॉडल की डेमोक्रेसी लाद देंगे और डाल देंगे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 20 साल उन्होंने अपने ट्रूप्स के दम पे वहाँ पे शासन सर्विस की कर अपनी मिलिट्री के दम पे, लेकिन बाद में हुआ क्या, तालिबानियों ने उनको हरा के खेल दिया, उनको मजबूर कर दिया जाने के, सफल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते ना वो मॉडल, लोग वहाँ के कबीलाई माइंड सेट के। कबीला मतलब क्या होता है, हम लोग बोल के मेरे बोलो, कबीला का मतलब होता है जनजाति माइंडसेट जो कुनबे में रहते हैं, छोटे छोटे कुनबे, उनका मेन काम होता है खाना बदौर जीवन जीना, जल्दी खाना इकट्ठा करना, खाने के लिए लड़ाई करना और उसी में जीवन गुजार देना। तो ट्राइबल माइंडसेट उनका है। अब वो लोग कैसे वो डेमोक्रेसी वाला मॉडल समझ, अशरफ गनी को उन्होंने लगातार वहां का राष्ट्रपति बना के रखा। अब वोटिंग कहाँ होती थी, सिर्फ काबुल के कुछ एरिया में। बात समझ आ रही है?
तो किसी भी देश में कौन सा मॉडल चलेगा यह डिपेंड करता है वहाँ के लोगों के ऊपर। अब जैसे चाइना है, चाइना में कम्युनिज्म चल रहा है, सत्तापूर्वक चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा था शुरुआत में कि यहाँ नहीं चल पाएगा, लोग विद्रोह कर देंगे, लेकिन कम्युनिज्म के अंतर्गत रहते हुए भी चाइना ने कितना डेवलपमेंट किया। सिंगापुर को देख लीजिए, सिंगापुर का नाम सुना है, बिगेस्ट डेवलप्ड कंट्री में आता है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। लेकिन वहाँ मॉडल कैसा है, वहाँ डेमोक्रेसी इंडिया जैसा मॉडल नहीं है। कईयों बार एक बार तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा भी अगर इंडिया में भी डेमोक्रेसी ना होता तो इंडिया ज्यादा डेवलप होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट जहां लोगों को राइट्स ना हो, लोगों के अधिकारों के बदले अगर विकास चाहिए तो वो विकास बर्बाद है। लोगों को राइट चाहिए ना, आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको अधिकार चाहिए। ये नहीं कि आपके अधिकारों को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया जाए, आपको फ्रीडम ना हो और खूब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब सारा हो जाए। तो इंडिया ने वो रास्ता अपनाया कि हम भले डेवलपमेंट का रास्ता हमारे पास स्लो हो, धीरे धीरे आए, लेकिन हम लोगों को अधिकार देंगे, हम लोगों को आज़ादी सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने झेल रखा था पिछले 200 वर्ष अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी उसके पर। बड़ा लंबा सप्रेशन झेला है हमारे फोरफादर्स ने, तब आज जाके वो हम लोगों को फ्रीडम मिल रही है, हम लोग फ्रीडम का एंजॉय कर पा रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू फ्री स्पीच है, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपना संगठन बना सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या मैंने कहा कि रिपब्लिक मॉडल किसके लिए? सच्चरित्र लोग, जहाँ के लोग ईमानदार हो। अब भारत में आप देख लीजिए ईमानदारी कैसा क्या है। रिपब्लिक मॉडल के सफल ना होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। इंडियन लोग टैक्स, इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़, आपको पता है टैक्स पेयर कितने हैं? बहुत बहुत, पूरी आबादी का लगभग 1% मिला। सब टैक्स चोरी करने के कई सारे साधन अपनाते हैं। जिनका बिजनेस चल रहा है वो टैक्स नहीं दे रहे। अब सरकार कैसे चलेगी बिना टैक्स के? तो सच्चरित्र लोगों का क्या मतलब है? सच्चरित्र लोगों का मतलब है ईमानदारी से अपना टैक्स भरेगा, लेकिन टैक्स नहीं करेंगे। मतलब हर उस जगह पे एक तरह से अपना दिमाग या फर्स्ट माइंड लगाएंगे जहां उनको कुछ न कुछ फायदा हो जाए, भले राष्ट्र को नुकसान हो जाए, राज्य को नुकसान हो जाए। ये माइंडसेट है। आप अपने घर में देखेंगे, परिवार में देखेंगे, समाज में देखेंगे, यही माइंडसेट है कि हमारा फायदा हो जाए, भले नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हमारा ये मॉडल उतना सफल नहीं हुआ। आप यूरोप में देखेंगे, यूरोप के लोग कितने एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। वजह भी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते गए, आबादी बढ़ती गई। जब रिसोर्सेज कम होंगे, आबादी बढ़ेगी तो झगड़े बढ़ेंगे, टकराव बढ़ेंगे। ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर रहे हैं, होता है ना ऐसा। इसी वजह से समस्याएं आ रही। आगे देखो, लेकिन हमने क्या लिखा था? देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है ना। लेकिन यथार्थ मनुष्य भ्रष्ट, लालची और स्वार्थी होता है। लेकिन यथार्थ मनुष्य, प्रैक्टिकल आदमी क्या होता है? लालची होता है, भ्रष्ट होता है, स्वार्थी होता है, जिन्हें वश में करने के लिए निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन ही उपयुक्त होगा। जिन्हें वश में करने के लिए निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन ही उपयुक्त होगा। अतः व्यवहार के स्तर पर पूर्ण सत्तावाद ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। पूर्ण सत्तावाद, एब्सोल्यूटिज्म मीन्स जहां राजा अथाह पावर रखता हो, उसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, कोई उसके ऊपर शक्ति ना हो जो उसको कंट्रोल करे। निरंकुश राजा जो मन करे करे, है ना।
आप लोगों ने अपने अगल बगल बहुत सारे लोगों को कहते ये सुना होगा, इतनी आज़ादी जितनी भारत में है वो भारत के लिए नुकसानदेह, सुना है? लेकिन वो नासमझ लोग, अगर भारत में निरंकुश शासन स्टैब्लिश हो गया तो समझ लीजिए लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा। आज लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर भी पा रहे हैं, अगर निरंकुशता आ गई, तानाशाही आ गई तो और समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे वैसे भी हमारे लोग बहुत कम अवेयर हैं, खासकर पॉलिटिकली बहुत ही कम अवेयर है, अवेयरनेस बहुत कम है। और उसमें भी अगर निरंकुश शासन आ जाए तब तो लोगों का सिर्फ शोषण हो, ठीक है? तो आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है, डेमोक्रेसी को बचाना है, अपने राइट्स को बचाना है, अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखना है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए लड़ना होता है, सरकारों को चेक एंड बैलेंस लिमिट में रखना होता है। एक क्वेश्चन आया था अभी कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, एक क्वेश्चन ये इतना सिंपल आया था लेकिन बड़ा ही डीप है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन उद्देश्य क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मेन उद्देश्य क्या है? क्या सरकार के तीनों अंगों में बैलेंस स्टैब्लिश करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना? ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए, 3-4, समझ रहे हैं? उसमें अब सरकार की शक्तियों को सीमित करना, अगर सरकार की शक्तियां सीमित नहीं होगी तो लोगों के लिए खतरा है, ठीक है? इसी को बोलते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमेशा यही, किसी भी डेमोक्रेसी में यही संघर्ष रहा है कि जनता को कितनी शक्ति दी जाए और सरकार को कितनी शक्ति दी जाए। उससे क्या होगा? सरकार को जितनी कम शक्ति होगी, जनता को उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी, और सरकार को जितनी ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी, जनता की स्वतंत्रता उतनी कम होती जाएगी। तो आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं कि सरकार की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? सरकार की शक्तियाँ कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? तभी वह जनता के हित में, वरना सरकार आपके डे बाय डे के कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगेगी। आपका जो आर्टिकल 21 है वो भी प्रभावित हो जाएगा। अभी क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, कि हम कुछ भी करेंगे, दिस इज हमारे फंडामेंटल राइट। हाँ, वहाँ तक जहाँ हम दूसरों को नुकसान न पहुँचाएं, वहाँ तक हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है? आगे देखो, इस तरह सिद्धांततः शासक को निष्कपट, सच्चरित्र और बात का धनी होना चाहिए, परंतु व्यवहार में कोई मनुष्य इन गुणों से संपन्न ना तो हो सकता है, ना ही इसके सहारे स्वार्थी और कृतज्ञ लोगों पर शासन कर सकता है। स्वार्थी और कृतज्ञ लोगों पर शासन कर सकता है। अतः शासक को नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज्य के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज्य के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास से स्टार्टिंग करें।